हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का पार्ट 8 देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले के 7 पार्ट्स आप जरूर देख लें। जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए रिवीजन करना यहाँ से काफ़ी आसान रहेगा। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन सभी पॉइंट्स को अवश्य पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए ENI इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो CNR राव रिसीव्ड द ENI या एनी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिसर्च इन एनर्जी फ्रंटियर्स। तो ये भी भारत रत्न है CNR राव। तो इन्हें इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 मिला है। किस लिए? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज में रिसर्च करने के लिए। इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहते हैं और साथ ही इसको नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च, इस तरह से भी इनको इस अवार्ड को माना जाता है। और अक्टूबर 2021 में रोम, इटली में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वॉन द एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021। तब बात करें अगर इसकी तो देखिए इन्होंने 6 अवार्ड जीते हैं। इस स्टीवीज़ में जो 6 कैटेगरीज हैं यहाँ पर इन्होंने अवार्ड जीते हैं। तो देखिए 5 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर यहाँ पर जीता है। कहाँ पर? 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड। तो ये जो एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड है ये एक बिजनेस कंपटीशन अवार्ड्स होते हैं और जो भी एशिया पैसिफिक रीजन में 29 नेशंस हैं उनके बीच में ये दिए जाते हैं। वहाँ की जो भी कंपनीज होती हैं उनको दिए जाते हैं। TCS की बात करें तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन हैं। TCS के चेयरमैन N चंद्रशेखरन हैं। किस राज्य ने अपने विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो आसाम हैज़ अपॉइंटेड गार्डियन मिनिस्टर्स फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए असम कैबिनेट ने जो है इन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गार्डियंस के रूप में यानी अभिभावक के रूप में कार्य करेंगे। तो आपको पता है कि हाल ही में आसाम के CM बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इन्हीं कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको 2-3 डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और इसमें मकसद यही रहेगा कि जो भी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री को कि किस तरह से, क्या वो सुचारू रूप से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। आसाम के बारे में हमने क्या पढ़ा है अब तक? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं, कैपिटल दिसपुर है। आसाम को प्रगज्योतिषा या कामरूप के नाम से भी जाना जाता है और आसाम को लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स इससे भी जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 1 हॉर्न इंडियन राइनोस के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पोविदोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कामाख्या टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसाम में है। और किस हिल पर है? नीलाचल हिल पर है। निम्नलिखित में से कौन ग्राहकों को अपने बचत खाते के बजाय अपने वॉलेट बैलेंस से UPI लेन देन करने में सक्षम बनाने वाला पहला बैंक बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C। सो ICICI बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू इनेबल कस्टमर्स टू मेक UPI ट्रांजेक्शंस फ्रॉम देयर वॉलेट बैलेंस इंस्टेड ऑफ देयर सेविंग अकाउंट। तो देखिए आपको पता होगा कि जो ICICI बैंक है इनका ये एक डिजिटल वॉलेट है जिसका नाम है पॉकेट्स। तो अब इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, UPI के थ्रू जो आपकी पेमेंट कटेगी वो वॉलेट से कटेगी। तो इसका फ़ायदा चाहे ICICI बैंक के कस्टमर्स हो आप या फिर आप नहीं हो, उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। जो न्यू यूज़र्स हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, पॉकेट्स ये ICICI बैंक का एक डिजिटल वॉलेट है। अब तक क्या होता है कि अगर आप UPI ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसे कटते हैं, लेकिन ICICI बैंक अब क्या सुविधा दे रही है कि जो इसका वॉलेट है वहाँ से पैसे कटेंगे और इस तरह की सुविधा देने वाला ये फर्स्ट बैंक बन गया है।
आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और टैगलाइन है ख्याल आपका। अगर हम फ्रेंड्स बात करें जनवरी 2021 से और अब तक की, यानी कि मई 2021 तक की, तो आईसीआईसीआई बैंक जिन भी वजह से चर्चा में रहा है उनको देख लेते हैं। हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी इसको किया हुआ है। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मर्चेंट स्टैक, इसको लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है फास्टैग के लिए। आईसीआईसीआई बैंक ने नमा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एंड चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ मिलकर। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने जापान के MUFG बैंक के साथ MOU साइन किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने InstaFX मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है फॉरेक्स पार्टनर्स के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने जो MSMEs हैं इनको प्रीपेड कार्ड प्रोवाइड कराने के लिए नियो इसके साथ टाई अप किया है। लाइबेरिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो प्रदीप कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। और अगर हम लाइबेरिया की बात करें तो देखिए इस पर तो हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब तक हमने मई में कौन कौन से पढ़े हैं जो नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए आलोक रंजन, इनको बेलारूस में इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मृदुल कुमार को मैक्सिको में किया गया है। और एस बालाचंद्रन, इनको रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम में नियुक्त किया गया है। साथ ही रामकरण वर्मा, इनको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में नियुक्त किया गया है भारत का एम्बेसडर। तो ये सभी हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। WHO और किस देश ने बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो WHO एंड स्विट्जरलैंड साइंड एन MOU टू लॉन्च अ बायो हब फैसिलिटी। तो ये याद रखिएगा, बायो हब फैसिलिटी किससे रिलेटेड है? WHO से रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो भी देखिए वायरसेस हैं या फिर और भी पैथोजेंस जो हैं, तो उन पर रिसर्च का कार्य करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान किया जा सके लेबोरेटरीज में। तो उसी तरह को जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा। और कहाँ पर रहेगा, इसकी लोकेशन कहाँ रहेगी इस बायो हब फैसिलिटी की? ये रहेगी स्पीस, स्विट्जरलैंड में। तो ये टाउन है वहाँ पर, यहाँ पर इसको लोकेट किया जाएगा बायो हब फैसिलिटी को। किस IIT ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IIT गुवाहाटी हैज़ डेवलप्ड स्मार्ट विंडो मटेरियल फॉर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग्स। तो यहाँ के रिसर्चर्स ने इसको विकसित किया है। तो इससे क्या होगा कि जो भी बिल्डिंग्स, जो इमारत हैं, उनका जो उनका टेम्परेचर है या फिर उनका जो पूरा क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करेंगी विंडोज़ जो होंगी। तो इस तरह का मटेरियल विंडोज़ का बनेगा। हालांकि इसमें वोल्टेज भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके जो भी हीट है और जो लाइट इससे पास हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इस तरह का मटेरियल इसने बनाया है IIT गुवाहाटी ने। पढ़ भी सकते हैं, द स्मार्ट विंडो मटेरियल कैन इफेक्टिवली control the amount of heat and light passing through it in response to an applied voltage। बार्कलेज के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 9.2% ये कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ रहने वाली है 2021-22 में। और ये भी याद रखिएगा, जो ये बार्कले है इसका हेडक्वार्टर्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। 2021 PGA गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फिल माइकलसन वॉन द 2021 PGA गोल्फ चैंपियनशिप। तो गोल्फ इवेंट होता है ये, और ये ओल्डेस्ट विनर बन गए हैं फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप को जीतने वाले। ये आप याद रखिएगा, कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन May 28। और इस तरह के हैशटैग भी यहाँ पर चले हैं, वीमेंस हेल्थ मैटर्स एंड इनइक्वालिटी पेंडेमिक,
और SRHR इज़ एसेंशियल। तो 28 मई को ये मनाया जाता है। डेविड बॉर्नियर को किस देश की जासूस एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डेविड बॉर्नियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इजराइल्स स्पाई एजेंसी मोसाद। तो इजराइल की ये स्पाई एजेंसी है मोसाद, तो इसके हेड इनको नियुक्त किया गया है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि डेविड बॉर्नियर जो है ये मोसाद के चीफ होंगे। साथ ही जब बात हो रही है स्पाई चीफ की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इटली ने अपनी फर्स्ट फीमेल स्पाई चीफ को हाल ही में अपॉइंट किया है। हमने इसको MCQs फॉर्मेट में भी देखा था। तो क्या नाम है इनका? एलिसाबेटा बेलोनी। जब बात हो रही है इन सभी एजेंसीज़ की, जो स्पाई एजेंसीज होती हैं, तो आपको ये सभी जान लेनी चाहिए। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये इंडिया की स्पाई एजेंसी है। मोसाद इजराइल, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान। फ्रेंड्स ISI की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, आप लोगों को मालूम होगा ही। MSS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की है। M16 जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 या फिर इसको कहते हैं सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये यूनाइटेड किंगडम की है। ASIS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ये ऑस्ट्रेलिया की है। DGSC डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये फ्रांस की है। BND ये जर्मनी की है। FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन, ये रशिया की है। साथ ही जब बात हो रही है इजराइल की, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि बिल्कुल हाल ही में इंडिया और इजराइल ने एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के लिए एक MOU साइन किया है। आगे बढ़ते हैं। 2021-25 की अवधि के लिए BWF परिषद में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो हिमांता बिश्वा शर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड टू द BWF काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 2021-25। तो इन्हें आप जानते होंगे, हिमांता बिश्वा शर्मा ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनको अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया है 2021 से 25 की अवधि के लिए। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है BWF, इसके प्रेसिडेंट पॉल एरिक होयर हैं और हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? IB के चीफ अरविंद कुमार हैं। रॉ के चीफ समंत कुमार गोयल हैं। क्या CBI के चीफ सुबोध कुमार जायसवाल हैं? जी हाँ, तीनों ही ऊपर के सही हैं, इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन D। ऑल आर करेक्ट। देखिए किस लिए न्यूज़ में है ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इनके जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल इनका, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं अरविंद कुमार, इन दोनों का ही कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो अब इनका रिटायरमेंट होगा ये 30 जून 2022 को। तो इसी साल होने वाला था, लेकिन अब 1 साल बढ़ा दिया गया है। दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। विष्णु कुमार शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान। और अगर हम साउथ सूडान की बात करें तो साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा और यहाँ की करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड। देखिए एक साउथ सूडान है और दूसरा है सूडान, तो जो सूडान है उसकी कैपिटल है खार्टूम। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 29। और इस बार यानी 2021 में इसका थीम है द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो आप शब्द देख रहे हैं फ्रेंड्स, लेवरेज, तो इसका उपयोग काफ़ी जगह किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। और आपके जो SSC या बैंकिंग एग्ज़ाम है उनमें भी इस शब्द को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सिनोनिम्स वगैरह पूछ ले जाते हैं, या फिर बैंकिंग में आपने देखा होगा इंग्लिश के क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ काफ़ी होता है। इसका मतलब होता है लाभ उठाना, एडवांटेज लेना, गेन लेना। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ
फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी जो युवा हैं तो उनकी पावर जो है, उनकी जो युवा शक्ति जो है, तो उसका फ़ायदा उठाना, उसका एडवांटेज लेना, किसके लिए? पीस एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि भारत का फ़ायदा उठाता है नेपाल। किस तरह से? नेपाल को जब भी लगता है कि भारत से थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए तो नेपाल क्या करता है? चाइना के साथ अपने संबंध और अच्छे बनाने लगता है, ताकि भारत जो है उसको जो भी जो सहायता प्रदान करता है वो ज़्यादा उसमें दे, ज़्यादा अमाउंट की सहायता दे, ताकि भारत को लगे कि नेपाल हमसे दूर ना चला जाए। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि नेपाल वॉन्ट्स टू डीपन टाइज विद चाइना टू गेट मोर लेवरेज इन डीलिंग्स विद इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला? नेपाल वॉन्ट्स टू डीपन टाइज विद चाइना टू गेट मोर लेवरेज इन डीलिंग्स विद इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया से एडवांटेज लेने के लिए, इंडिया से लाभ उठाने के लिए नेपाल क्या चाहता है? भारत के साथ उसके चाइना के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। तो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग होता है। और साथ ही आपको बता दें कि फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन ये 29 मई 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था। टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र किस शहर में खोला है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो टीसीएस हैज़ ओपन्ड इट्स फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर इन आम्स्टरडम। तो देखिए ये जो इनोवेशन सेंटर खोला है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक एडवांस्ड रिसर्च सेंटर है। तो इसका नाम क्या है? टीसीएस स्पेस पोर्ट। इसको खोला है एम्स्टरडम में। और आपको बता दें कि एम्स्टरडम से पहले न्यूयॉर्क में इन्होंने खोला हुआ है और टोक्यो में खोला हुआ है। एम्स्टरडम क्या है? एम्स्टरडम नीदरलैंड्स की कैपिटल है। तो ये तीसरा सेंटर है, ये आप याद रखिएगा, फॉरेन कंट्री में। इससे पहले न्यूयॉर्क और टोक्यो में भी है। और हाल ही में टीसीएस से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें जो हमने एमसीक्यूज फॉर्मेट में किए हैं, तो टीसीएस का जो कोड बीटा ये एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस लिए? क्योंकि ये लार्जेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन बना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसी वजह से ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। साथ ही टीसीएस ने एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड्स ये भी जीता है। तो इन दोनों को ही हमने कवर किया है, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आश्रिता वी ओलेटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। तो ये कर्नाटका से हैं और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। नवीनतम फीफा पुरुषों की विश्व रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो भारत की रैंक है 105, 105वीं भारत की इसमें रैंक है। तो देखिए रिटेन किया है, यानी कि यही रैंक थी, और अब जो अपडेट हुआ है उसमें भी 105 ही है। और आपको बता दें कि ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्पोर्ट्स सेक्शन से। बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि पीसीएस के जो एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि पीसीएस में हर क्वेश्चन ही हाई लेवल का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन से। तो याद रखिए बेल्जियम की पहली रैंक है, फ्रांस दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है ब्राज़ील। भारत की रैंक 105 है, 105। अगर हम फीफा की बात करें यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, तो इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। जियानी इसको पढ़ेंगे, जियानी इन्फेंटिनो, और हेडक्वार्टर्स है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बताना है कि जो ये INCB है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो जगजीत पवाडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। सो इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये हैं जगजीत पवाडिया। तो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का, हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो जो ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है
तो जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी यही है। और आपको बता दें कि जो ये जगजीत पवाड़िया हैं, ये इस पोस्ट पर काबिज होने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में दूसरी महिला बनी हैं। IFSCA ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो IFSCA हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड नीलेश शाह विल हेड दिस कमिटी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो यही IFSCA, इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो इसने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किस लिए बनाई है? जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, तो इनका जो ऑपरेशन है वो सही से चल रहा है क्या, ये सही से ऑपरेट हो पा रहे हैं क्या, इस फंड के स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की ज़रूरत है क्या, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो इंडस्ट्री है इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो इन सभी के बारे में ये कमेटी रिकमेंड करेगी, अपने सुझाव देगी, अपनी रिपोर्ट इनके सामने पेश करेगी। और इसके चेयरमैन कौन रहेंगे इस कमेटी के? मिस्टर नीलेश शाह, जो कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड इसके MD हैं। तो देखिए जो IFSCA मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसका जो गठन है, इसका गठन इसलिए किया गया है जो भी हमारे भारत में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए इस एजेंसी को बनाया गया है IFSCA। और दूसरी टर्म है आपके पास यही IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। तो भारत का पहला IFSC यानी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये कहाँ पर है? ये इसको सेटअप किया गया है गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर गुजरात में, यहाँ पर। तो देखिए इस पूरी डिटेल में ये आपके 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है कि जो ये IFSCA है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसके जो चेयरपर्सन है ये है इंजेति श्रीनिवास। निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो DRDO हैज़ डेवलप्ड अ क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन्स। देखिए यहाँ पर DRDO ने क्या किया है? DRDO ने जो टाइटेनियम मिश्र धातु से उच्च दबाव के कंप्रेसर डिस्क के सभी 5 चरणों का उत्पादन करने के लिए एक निकट आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक इसको विकसित किया है। और DRDO की एक लैब है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी DMRL, जो कि हैदराबाद में लोकेट है, तो इसने इसको बनाया है, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। साथ ही आपको बता दें कि DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और यही जो होते हैं जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, ये भी यही होते हैं जो DRDO के चीफ हैं, G सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और DRDO का स्थापना ये 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। अनातोली कोलिनेट मकासू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अनातोली कोलिनेट माकोसू has been appointed as the Prime Minister of Republic of Congo। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासोऊ नुगेसू, तो इन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और अगर हम बात करें रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो की, तो कैपिटल है ब्राज़ाविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। देखिए फिर से वही जैसे मैंने आपको बताया था, सूडान और साउथ सूडान, इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ये आपके सामने। दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो कैपिटल है वो है किनशासा, ये याद रखिएगा। तो दोनों में अंतर है। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड इन उज्बेकिस्तान। किस लिए ये क्वेश्चन लिया गया है? क्योंकि जो ये अचिंता स्यूली है, इन्होंने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। जानते हैं इनके बारे में।
देखिए पहले तो ये कि चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पर हो रही है। क्या नाम है? IWF जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जो इंडिया के अचिंता शिवली हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। साथ ही इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, जान लेते हैं नेशनल रिकॉर्ड के बारे में। पहले तो इन्होंने 73 kg की कैटेगरी में यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने जो स्नैच कैटेगरी होती है इसमें 141 kg इन्होंने उठाया है। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है? दूसरा रिकॉर्ड यह है कि क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में इन्होंने 172 kg उठाया है। तो ओवरऑल टोटल कितना उठाया है? 313। तो 313 kg इन्होंने टोटल उठाया है। और जो ये इन्होंने उठाया है, जो वेट उठाया है, ये एक तो सीनियर नेशनल रिकॉर्ड है, साथ ही जूनियर नेशनल रिकॉर्ड, दोनों नेशनल रिकॉर्ड है ये, सीनियर में भी और जूनियर में भी। और साथ ही जो ये है स्नैच कैटेगरी, ये भी एक अपने में रिकॉर्ड है, नेशनल रिकॉर्ड है। और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में जो 172 kg उठाया है, ये भी अपने में एक रिकॉर्ड है। अमेजॉन किस लोकप्रिय फिल्म कंपनी को $8.45 बिलियन में खरीदने के लिए सहमत हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अमेजॉन हैज़ एग्रीड टू बाय MGM स्टूडियोज फॉर $8.45 बिलियन। एग्री क्यों कहा गया है? देखिए, क्योंकि जो ये MGM स्टूडियो है, ये कई टाइम से प्रयास कर रही थी कि कोई इसको एक्वायर कर ले। तो फाइनली अमेजोन से जब इनकी बातचीत चली डील रिलेटेड, तो अमेजोन जो है इस पर एग्री हो गया कि हम आपको एक्वायर कर लेंगे। तो नाम क्या है MGM स्टूडियो का? मेट्रो गोल्डविन मेयर, MGM। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये अमेजोन की जो है 2017 के बाद दूसरी सबसे बड़ी डील है। सबसे बड़ी डील इनकी रही थी जब इन्होंने होल फूड्स को ख़रीदा था $13.7 बिलियन में। और अमेज़ॉन से जुड़ी जो बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये है कि जो अमेज़ॉन के चीफ़ हैं जेफ बेजोस, तो ये अब रिज़ाइन कर देंगे अपने CEO पोस्ट से। कब? 5 जुलाई को। और इनको कौन रिप्लेस करेंगे? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, UEFA यूरोपा लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो विलारियल won the UEFA यूरोपा लीग 2020-21 टाइटल। तो 1-1 से रहा, उसके बाद फिर जब पेनल्टी शूट आउट होती है तो उसमें 11-10 से इन्होंने इसको हरा दिया। तो किसको हराया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है विलारियल ने। और ये इनका पहला यूरोपा टाइटल है, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही हाल ही में हमने क्या पढ़ा था? एटलेटिको मैड्रिड, इन्होंने ला लीगा टाइटल जीता है। ये भी फुटबॉल से रिलेटेड था और हमने इसको MCQ फॉर्मेट में पढ़ा था। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों ही जो इवेंट्स हैं किसने जीते हैं। राज्यों को GST से राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 22 में केंद्र सरकार कितनी राशि उधार लेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। The central government will borrow 1.58 trillion rupees in financial year 22 to compensate states for loss of revenue from GST। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखिए, हाल ही में 43वीं GST काउंसिल मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई। इस मीटिंग में तय किया गया कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट यानी उपचार की जो मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन B, इस पर IGST नहीं लगेगा। साथ ही केंद्र सरकार वित्त वर्ष 22 यानी 2021-22 के लिए 1.58 ट्रिलियन रुपीस बोरो करेगी, ताकि राज्यों को राजस्व प्राप्ति में हुए घाटे की भरपाई की जा सके। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2017 से 5 साल तक राज्यों को राजस्व प्राप्ति में हुए नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज़ बीन इम्पोज्ड अ ₹10 करोड़ फाइन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 8 इसको वायलेट किया है। क्या मामला है? देखिए, HDFC बैंक जो भी ऑटो लोन्स देता था तो उसके साथ अपनी GPS डिवाइस भी
जो ग्राहक हैं उनको देने के लिए मजबूर करता था। तो क्यों करता था? क्योंकि 2015 से 2019 के बीच में जो इनका ये सेल टारगेट था जीएसपी डिवाइसेस का, इसको पूरा करने के लिए इस तरह के काम ये करता था। तो इसको जो है सही माना नहीं जाता है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसीलिए आरबीआई ने इस पर फाइन लगाया है। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सलमान रश्दी इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ राइटर इस तरह के होते हैं जिनकी बुक्स आपको एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए उनकी, क्योंकि जो भी अब तक की बुक्स लॉन्च हुई हैं मेन वो एग्ज़ाम में काफ़ी पहले से पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। जैसे सलमान रश्दी हो गए, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड हैं, अरविंद अडिगा, शशि थरूर, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अमीश त्रिपाठी। तो इन सब की बुक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती है। देखिए अगर हम बात करें सलमान रश्दी की तो इनकी ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, कि इनको किस बुक के लिए बुकर प्राइज़ मिला था 1981 में? तो आंसर होगा मिडनाइट्स चिल्ड्रन। और कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं? सैटेनिक वर्सेस, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जोसेफ एंटोन ए मेमोर, द गोल्डन हाउस, और यह है कीशोट। तो ये सभी इनकी फेमस बुक हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बांग्लादेश हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड अ $200 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका। देखिए बांग्लादेश का जो ये सेंट्रल बैंक है इसने $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस चल रहा है, इसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है ज़्यादा। इसलिए आपको बता दें कि 2020 में बांग्लादेश साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री था, इंडिया से भी ऊपर की इसकी जो है ग्रोथ चल रही थी, अब भी शायद चल रही है, याद रखिएगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि श्रीलंका का जो डेट है, एक्सटर्नल डेट जो है इसका, वो $4.05 मिलियन का है, और फिलहाल इसके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो $4 मिलियन के हैं। तो इसलिए इसको जो है अपना लोन रिपे करने के लिए ज़रूरत पड़ी है, तो इसने बांग्लादेश से एग्रीमेंट किया है। अच्छा ये करेंसी स्वैप होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ करेंसी स्वैप इज़ इफेक्टिवली अ लोन दैट बांग्लादेश विल गिव टू श्रीलंका इन डॉलर्स, यानी बांग्लादेश श्रीलंका को डॉलर्स में ये अमाउंट देगा विद एन एग्रीमेंट दैट द डेट विल बी रीपेड विद इंटरेस्ट इन श्रीलंकन रुपीस। समझ रहे हैं आप? तो करेंसी स्वैप का मतलब क्या हुआ, एक कंट्री दूसरी कंट्री को किसी करेंसी में लोन दे रहा है, बदले में इंटरेस्ट के बदले वो दूसरी करेंसी में लोन इसमें ले लेता है। जो भी जिस कंट्री को लोन दे रहा है तो उसको जिसमें सुविधा हो उस करेंसी में लोन उसको जो है मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका के लिए फ़ायदे का ये रहेगा कि अगर वो अपनी जो इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपीस जो है, अगर इसी में ये इस लोन को रीपे करे बांग्लादेश को, तो इसके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट से ये बोरो करेगा तो इसको काफ़ी जो है महंगा पड़ेगा। तो इसलिए बांग्लादेश इसको प्रोवाइड कराएगा डॉलर्स में, ताकि ये अपना रीपे कर सके जहाँ भी इसको रीपे करना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ श्रीलंका बांग्लादेश को अपनी जो करेंसी है श्रीलंकन रुपी इसी में ही वापस करेगा। तो ये इसलिए श्रीलंका को फायदे का सौदा है। आईपीएल 2021 के शेष मैचों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सऊदी अरब अमीरात विल होस्ट द रिमेनिंग आईपीएल 2021 मैचेस। तो देखिए सितंबर से अक्टूबर की विंडो रखी गई है, और इसमें जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में होस्ट करेगा आईपीएल 2021। आपको बता दें कि इससे पहले जो पिछले साल 2020 का एडिशन रहा है ये भी यूएई में ही हुआ था। और आईपीएल 2 यानी 2009 का आईपीएल था, जो सेकंड सीजन था आईपीएल का, इसको साउथ अफ्रीका द्वारा होस्ट किया गया था, याद रखिएगा। और आईपीएल 7 जो आईपीएल 2014 का हुआ था, ये यूएई और इंडिया इन दोनों ने होस्ट किया था मिलकर।
तो ये आपको जानना चाहिए कि कब कब IPL जो है फॉरेन कंट्रीज़ में होस्ट किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें BCCI की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, ऑनररी सेक्रेटरी हैं क्रिकेट जगत में काफ़ी जाना माना नाम जे शाह, और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है इनका, जे शाह। और IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सुब्रता भट्टाचार्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ चिली। अच्छा, जो ये है ना चिली, इसको वैसे स्पेनिश में जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है चिले, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं इसको चिली। तो चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुब्रता भट्टाचार्य को नियुक्त सजग का निर्माण किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो गोवा शिपयार्ड हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल सजग। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? सजग। जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोभाल, तो इन्होंने एक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजग इसका नाम है, इसको जो है सर्विस में इंक्लूड किया है। आपको बता दें कि जो ये सजग है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। यही क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में भी पूछा जाता है कि सजग क्या है, व्हाट इज सजग, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं छोटे छोटे। एक दिया जाता है कि ये क्या ये एस्टेरॉइड है, क्या ये आपका कोई कोविड-19 की मेडिसिन है, इस तरह से भी आ सकता है। क्या ये कोई या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या ये कोई मिसाइल है। और चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इस तरह से आ जाता है। क्या ये कोई एयरक्राफ्ट है, इस तरह से भी आ सकता है। क्या ये कोई गन है, इस तरह से भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि सजग क्या है। तो उस फॉर्मेट में भी आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, होते क्या हैं ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्या होते हैं? देखिए, हर कंट्री का जो अपना इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होती है तो उसकी ये पूरी उस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, जो कोस्टल एरियाज़ की पूरी पेट्रोलिंग होती है, उसको ये करने का कार्य करते हैं। डिज़ास्टर रिलीफ में इनका काफ़ी योगदान रहता है। जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर ये जैसे साइक्लोन आ जाते हैं तो इसमें इनकी सहायता ली जाती है। एक तरह का आप वेसल समझ रहे हैं, इस एक तरह के जैसे आप कोई बड़ी शिप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने एस्ट्राजेनेका से भारत में 3 डायबिटीज ड्रग ब्रांड्स के ट्रेडमार्क के अधिकार प्राप्त किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सन फार्मा हैज एक्वायर्ड द राइट्स टू ट्रेडमार्क्स ऑफ 3 डायबिटीज ड्रग ब्रांड्स इन इंडिया फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। देखिए, ये डायबिटीज ड्रग है डेपेग्लिफ्लोजिन, तो इसको जो है सन फार्मा अब ऑक्सरामेट और ऑक्सराडू इस नाम से जो है अब इसको जो है इसका प्रोडक्शन करेगी। तो एस्ट्राजेनेका AB जो कि एक स्वीडिश ब्रिटिश कंपनी है, तो इससे इसने ये राइट्स लिए हैं। हालांकि इसका हेडक्वार्टर्स जो है ये इंग्लैंड में है, स्वीडन की कंपनी है ये, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। भारत में भी इसकी एक ब्रांच है, सब्सिडरी है एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो TM कल्याणन, ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो देखिए, तमिलनाडु से थे ये और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। और इन्होंने 19 साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये यंगेस्ट मेंबर थे और सलेम डिस्ट्रिक्ट जिला बोर्ड के भी प्रेसिडेंट ये रह चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सी। सो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 29। देखिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? न्यूजीलैंड की सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर ऑफिशियली चढ़ाई की थी। किस दिन की थी? 29 मई 1953 को, May 29, 1953 को। तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 2008 में नेपाल ने डिसाइड किया था कि हम May 29 को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाएंगे। अच्छा, आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल हाल ही में चाइना और नेपाल ने जो फिर से इसकी कैलकुलेट की है, इसकी हाइट वो है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो इसकी आप कह सकते हैं जो इसकी हाइट है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। ये हाल ही में रिवाइज की है चाइना और नेपाल ने। और ये तो आपको मालूम होगा कि ब्रिटिश ऑफिसर थे एक, जिनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 साइड से चढ़ सकते हैं, चाइना से और नेपाल से। तो ये वाला जो है ये साउथ ईस्ट रीज है, ये नेपाल से जाने का रास्ता है, और ये है चीन से जाने का रास्ता, ये है नॉर्थ रीज। निम्नलिखित में से कौन UAE गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय अभिनेता बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्टर संजय दत्त हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव UAE गोल्डन वीज़ा। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए संजय दत्त यूनाइटेड अरब अमीरात क्या गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले पहले एक्टर बन गए हैं। ये वीज़ा बेसिकली 5 से 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये होती है कि जिसको भी प्रोवाइड किया जाता है उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कंट्री में करना होता है, UAE में इन्वेस्टमेंट उसको करना होता है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण के लिए एटेरो के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये बैंकिंग एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखने में ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, बाकी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी। सो MG मोटर इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद एटेरो फॉर रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आपको जैसे बताया ये एटेरो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये अब जी मोटर इंडिया के साथ मिलकर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं इनको रिसाइकल और रीयूज़ करने का जो है काम करेगी। वाइपर एक मोबाइल रोबोट है जिसे चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए किस देश द्वारा लॉन्च करने की योजना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। So, Viper is a mobile robot planned to be launched by United States to search water on moon। तो 2023 के अंत में इसको लॉन्च करने की जो है प्लानिंग कर रहा है US से। क्या फुल फॉर्म है इसकी? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। तो लूनर सरफेस पर आइस और अदर रिसोर्सेज इन सभी की खोज ये करने वाला है। अगर हम बात करें नासा की यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नासा अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी इसको लॉन्च करेगा और इसको सेटअप करेगा और इसमें इसरो भी इसका की पार्टनर है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी NTD डे घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर्ड January 30 एज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD डे। देखिए हाल ही में जो है 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रही है, तो इसी में ये डिसीजन लिया गया है कि 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाएगा और ये प्रपोज किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा। तो आज हमारे करंट अफेयर्स में इसी की चर्चा है, संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, तो इसने प्रपोज किया था कि 30 जनवरी को इस दिन के रूप में मनाया जाए।
साथ ही आपको बता दें लंदन डिक्लेरेशन ऑन NTDs 30 जनवरी 2012 को इसको एडॉप्ट किया गया था। और 2020 में जो ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD डे है, इसको जो है इनफॉर्मली मनाया गया था 2020 में पहली बार, लेकिन अब इसको जो है फॉर्मली मनाया जाएगा, ऑफिशियली इसको मनाया जाएगा। अच्छा, जैसे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। इसका मतलब होता है जो भी अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज, इनके जो डेवलपिंग रीजन्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो गरीब हैं, जिनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर ये डिजीज़ काफ़ी देखने को मिलती हैं और इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है। और ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक, इन सभी के कारण होती हैं। तो देखिए जैसे HIV एड्स है, मलेरिया है, TB है, इन सब पर तो रिसर्च भी होती है और अच्छा ध्यान भी जाता है, लेकिन कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है, तो उनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्नेक बाइट, एनवेनोमेशन, स्केबीज, यॉज, ट्रैकोमा और लिस्मेनियासिस और चगास डिजीज़। कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानी और नागरिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो HS डोरेस्वामी was the freedom fighter and citizen activist from Karnataka who passed away recently। और इनको कीपर ऑफ कर्नाटकास कंसाइंस इस नाम से जाना जाता था। स्मार्ट किचन पहल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्मार्ट किचन इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू केरल स्टेट। देखिए, केरल राज्य की महिलाओं का जो डोमेस्टिक वर्कलोड है उसे कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट किचन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है कि जो भी महिलाएं हैं वो अगर अपने कुछ किचन इसेंशियल्स लेना चाहती हैं या इक्विपमेंट्स लेना चाहती हैं, तो उसके लिए अगर वो लोन लेंगी तो लो इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर हम केरल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। केरल किन कारणों की वजह से हाल ही में न्यूज़ में रहा है? तो देखिए, केरल के CM ने BPL फैमिलीज़ को फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए K-फोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। K-फोन का मतलब है केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। साथ ही केरल ने हाल ही में उत्सवम 2021 इस फोक फेस्टिवल को मनाया। साथ ही स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप भी केरल में लॉन्च की गई है। अब जानते हैं केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पेरियार टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थतेकड़ बर्ड सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनामुडी एलिफेंट रिजर्व, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी केरल में है और आपके स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही पद्मनाभपुरम पैलेस और मेटेंचेरी पैलेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC में 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। साथ ही पद्म स्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल में मकरा विलक्कू फेस्टिवल ये मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये फेस्टिवल किस टेम्पल से रिलेटेड है। ओणम फेस्टिवल, अतुकल पोंगल फेस्टिवल, कथकली, मोहिनीअट्टम और कोडियट्टम डांसेस, ये तीनों ही केरल से संबंधित हैं। साथ ही कलरीपेट्टू, ये मार्शल आर्ट है और इसको द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये किस लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देखिए, कलरीपेट्टू मालाखंबा अमंग 4 न्यू गेम्स एडेड टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 नए गेम्स ऐड किए गए, जिनमें कलरीपेट्टू है, मालाखंबा है और गटका है और थांगता है। तो ये आप याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर बोट रेस जो होती है उसको बोला जाता है वल्लमकली, और जो स्नेक बोट्स होती हैं उनको बोलते हैं चुंदन वल्लम। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है और इसको कंडक्ट किया जाता है पुन्नामदा लेक में। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर उसके लिए कितनी राशि का एक कोर्स बनाया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन अ कॉर्पस ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर ईच चाइल्ड विल बी क्रिएटेड व्हेन ही और शी रीचेस 18 ईयर्स ऑफ एज।
देखिए अगर आप हमारी स्कीम्स वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तब आपको उसमें ये डिटेल में मिल जाएगा। तो हमने अब तक 4 स्कीम्स कवर कर ली हैं जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से कर लीजिएगा। हमारे साथ साथ चलते रहिए, स्कीम्स कवर करते रहिए। देखिए जो भी बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के कारण अपने पेरेंट्स को जो है खो दिया है, तो उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत एक जब भी बच्चा 18 साल का हो जाएगा या हो जाएगी तो एक 10 लाख रुपए का एक फ़ंड बनाया जाएगा। अब इस फंड का उपयोग कैसे किया जाएगा? जब बच्चा अपने हायर एजुकेशन के लिए जाएगा तो उसकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि अपना व्यक्तिगत कुछ खर्चा होता है, तो उसके लिए उसको मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ मनी उसको प्रोवाइड कराई जाएगी इसी फंड से। अब 18 साल के बाद जब वो 23 साल का हो जाएगी या फिर हो जाएगा तो उसको जो भी इस 10 लाख रुपए में से जो भी पैसा बचा है वो उसको सौंप दिया जाएगा। यूईएफए चैंपियंस लीग किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो चेल्सी वॉन यूईएफए चैंपियंस लीग। तो चेल्सी का ये सेकंड टाइटल है, चैंपियंस लीग टाइटल सेकंड है, और इसने मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में हराया है। आपको बता दें कि चेल्सी फुटबॉल क्लब ये एक इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जो कि लंदन बेस्ड है। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा है? हाल ही में हमने ये पढ़ा है कि यूरोपा लीग, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, इसे विलारियाल इस टीम ने जीता है। साथ ही एटलेटिको मैड्रिड इसने ला लीगा फुटबॉल टाइटल जीता है। तो इन तीनों में से आपको आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो देखिए दुबई में हुई है ये चैंपियनशिप, और इसमें जो भारत की पूजा रानी है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 75 केजी में, 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। साथ ही जो मैरी कॉम है इन्होंने 51 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। इन्हीं के साथ लाल बुआतशाई और अनुपमा इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। कैटेगरी भी आप याद रखा कीजिए कि किस वेट कैटेगरी में जीता है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 31। और इस साल 2021 में इसका थीम रहा है कमिट टू क्विट। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इज द न्यू नेम ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। देखिए जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है ये एक ब्रॉडकास्टर्स की अपेक्स बॉडी है, समझेंगे इसको क्या चीज़ है। तो इसको जो है अब रीनेमिंग किया जा रहा है, इसका दोबारा से नाम चेंज किया जा रहा है, तो इसका नाम होगा अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन यानी IBDF। देखिए ये जो है ना IBF, ये जो भी टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, रेगुलेटर नहीं है। रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। 250 से ज़्यादा चैनल इससे जो है एसोसिएटेड हैं। साथ ही इसने ये भी कहा है, जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है इसने ये भी कहा है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी बनाएगी। किसके अनुसार? जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो बनाया है इसके तहत। ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इस रूल का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से ही टर्म को जो है चेंज कर देते हैं या फिर कोई टर्म हटा देते हैं, पूछ लिया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि काफ़ी विवाद चल रहा है जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। तो जो ये रूल्स बनाए गए हैं इन्हीं की वजह से ये सब विवाद चल रहा है। तो इसका नाम आप पूरा याद रखिएगा कौन सा रूल बनाया गया है। साथ ही जो ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है इसके प्रेसिडेंट के माधवन हैं। ये वही के माधवन हैं जिन्हें वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया का प्रेसिडेंट हाल ही में बनाया गया है। तो याद रखिएगा के माधवन। किस मंत्रालय ने युवा योजना को शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड युवा स्कीम। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड युवा
प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो 30 साल से कम के जो भी ऑथर्स हैं वो यहाँ पर अपना जो है अपनी वो दिखा सकते हैं, अपनी कार्यशैली दिखा सकते हैं, कितना अच्छा वो लिखते हैं। देखिए, युवा का मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो आपको पता है भारत अगस्त 2022 में अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा। तो उसी अवसर पर भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो यंग राइटर्स हैं तो उनको थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि अनसंग हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस एंड देयर रोल इन नेशनल मूवमेंट। तो इन सभी थीम्स को यूज़ करके जो भी ऑथर्स हैं वो इसमें जो है अपना कुछ लिख सकते हैं। साथ ही जो नेशनल बुक ट्रस्ट है NBT, ये इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे प्रोग्राम को। तो इसका मतलब क्या है, टू मेंटर बडिंग यंग राइटर्स, यानी कि जो राइटर्स हैं उनको ग्रो करने का मौका देना। साथ ही थीम्स क्या रहने वाले हैं, अनसंग हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल मूवमेंट्स। और ये कंटेस्ट जो चलेगा ये 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। साथ ही इसमें टोटल 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर जो विनर्स हैं वो 15 दिसंबर 2021 तक बता दिए जाएंगे और इनका पब्लिकेशन जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इनको पब्लिश भी किया जाएगा जो इनका वर्क होगा। साथ ही आपको पता होगा कि युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ये 12 जनवरी 2022 को मनाया जाता है। इसमें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 6 महीने तक, 50,000 रुपये पर मंथ। किस राज्य ने कोविड-19 से माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स टू कोविड-19। सेम नाम से स्कीम गुजरात ने भी लॉन्च की है, उसको भी MCQ फॉर्मेट में हम देखेंगे। तो देखिए, जो भी बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं या फिर माँ को या फिर बाप को खो चुके हैं तो उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो भी इस तरह के बच्चे हैं तो उनके जो गार्जियन या फिर केयर टेकर हैं तो उनको हर महीने 4,000 रुपये प्रोवाइड कराएगी सरकार, जब तक कि वे बच्चे एडल्टहुड पर नहीं आ जाते, एडल्ट नहीं हो जाते। साथ ही जो 10 साल से कम के बच्चे हैं और जिनका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होम प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही इस तरह की जो लड़कियां हैं तो जब वो उनकी मैरिज की एज हो जाएगी तब उनको 1 लाख रुपए प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें जो भी बच्चे हैं उनको टैबलेट्स और लैपटॉप्स ये सभी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। विश्वामित्री नदी कार्य योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान इज एसोसिएटेड विद गुजरात। देखिए किस लिए न्यूज़ में है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो इसने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्शन दी है कि आप विश्वामित्री रिवर एक्शन प्लान जो वडोदरा में है इसको आप लॉन्च कीजिए। क्यों? क्योंकि जो ये फ्रेंड्स विश्वामित्री रिवर जो जाती है, बहती है, तो इसके जो है किनारों पर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं तो उन सभी को डिमोलिश करने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सभी इस नदी में पाए जाते हैं तो इनके हैबिटेट को काफ़ी खतरा है। ये जो आपको डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी। खैर हम यहाँ पर फोकस रखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात है कि NGT के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। तो NGT के चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में और प्रिंसिपल बेंच कहाँ है इसकी? न्यू दिल्ली में है। और बाकी की जो अदर बेंचेस हैं इसकी भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आप किसी PCS या फिर IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इसकी जो अदर बेंचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कौन सा देश यूनाइटेड अवेयर नाम से मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया विल लॉन्च मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म नेम्ड यूनाइट अवेयर फॉर द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। देखिए इंडिया के जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, इनका नाम है के नागराज नायडू। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया
यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इन दोनों के साथ मिलकर एक यूनाइट अवेयर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, ताकि जो भी पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उनके बारे में अवेयरनेस हमें पता चल सके। पीस कीपिंग मिशन का मतलब होता है, देखिए कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर डिस्टर्बेंस चलता ही रहता है, हर वक्त चलता ही रहता है, जैसे सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इराक हो गया, वेनेजुएला हो गया। तो यहाँ पर जो आम जन की जो हानि होती है, जो क्षति होती है, तो उनको सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस कई तरह के प्रोग्राम लॉन्च करता है, उनकी शिक्षा के लिए उनको फूड प्रोवाइड कराता है। तो इसमें हर एक कंट्री से अलग अलग तरह के वॉलंटियर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन। आपको बता दें कि इस साल अगस्त में जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, 15 नेशन इसके मेंबर हैं, तो इसका इंडिया जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्रेसिडेंसी हासिल कर लेगा। साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये 29 मई को मनाया जाता है। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, इनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। साहस और बलिदान के लिए कितने भारतीय शांति सैनिकों को यूएन डैग हमार्ट्सजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 3 इंडियन पीस कीपर्स हैज बीन ऑनर्ड विद द यूएन डैग हमार्ट्सजोल्ड मेडल फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की ओर से भी कई लोग जाते हैं जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, तो 3 लोगों ने जिन्होंने सर्विस करते हुए अपनी जान गंवा दी, या फिर शहीद कह सकते हैं आप, इनको भी शहीद ही कहेंगे, तो इनको यहाँ पर जो है पुरस्कृत किया गया है। तो एक 129 इस तरह के मिलिट्री या पुलिस या फिर सिविलियन पर्सनल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इसमें 3 इंडियंस भी हैं, युवराज सिंह हैं और एवन माइकल पिकार्डो हैं और मूलचंद यादव हैं। तो मेडल का नाम क्या है? डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। आपको बता दें कि अगर हम भारत से जो भी लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, तो इस हिसाब से भारत 5th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यानी 5वें नंबर पर है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, साइप्रस, कोंगो, लेबनान, मिडिल ईस्ट, सोमालिया, साउथ सूडान, इस तरह की कंट्री में जो है संघर्ष चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन देशेज में, अगर आप अफ्रीकन और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ देखेंगे, यहाँ पर करप्शन बहुत है। जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हेड होते हैं, ये लोग काफ़ी करप्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी करते हैं। अफ्रीका में तो ज़्यादातर होता है, इसलिए वहाँ पर संघर्ष चलता ही रहता है। कोई नया बनेगा प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है, कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। इसी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट भी इतना नहीं हो पाता। अच्छा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना चाहिए कि जो ये डैग हैमर्सजोल्ड हैं, ये स्वीडन के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और ये यूनाइटेड नेशंस के 2nd सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो कंट्री याद रखिएगा कहाँ के हैं और कौन से नंबर के हैं, 2nd नंबर के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो पूछा गया है इस तरह से कि जो यूनाइटेड नेशंस के 1st सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम ट्रिग्वे ली है, ये किस देश से हैं? तो वो नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा और दोनों का नाम याद रखिएगा। ट्रिग्वे ली ये पहले सेक्रेटरी जनरल रहे यूनाइटेड नेशंस के, और दूसरे रहे हैं आपके ये डैग हैमर्सजोल्ड। साथ ही इसी टाइम जो है 2020 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है केन्या के मिलिट्री ऑफिसर हैं स्टेपलाइन बुयाकी नियाबोगा, इनको दिया गया है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो आईआईटी मद्रास हैज होस्ट एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप। तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है और इसके बाद यहाँ पर इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज, इस तरह की वर्कशॉप भी एक लॉन्च होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एक स्टीवार्ड इनिशिएटिव इसको भी लॉन्च किया था, हमने एमसीक्यूज में इसको किया था। इसका मतलब क्या है? स्टेम विमेन स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स डेवलपमेंट। और आईआईटी मद्रास ने हाल ही में अप्रैल के महीने में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2021 इसको भी लॉन्च किया था। गैर स्वशासी प्रदेशों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। So, International Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territories was observed from 25th to 31st May 2021.
किस मंत्रालय ने DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च्ड DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार, तो इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है। आपको पता है कोविड-19 के कारण सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये जो भी NCC कैडेट्स हैं इनके लिए। साथ ही इसके तहत इनको सिलेबस और प्रेसी ट्रेनिंग वीडियोस ये सभी इनको प्रोवाइड कराया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। रीथिंकिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज न्यू रूल्स फॉर द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रामचरण इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड रीथिंकिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज न्यू रूल्स फॉर द डिजिटल एज। और हाल ही में हमने कौन सी बुक देखी थी? हमने देखी थी सलमान रश्दी की एसेज 2003-2020 लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकती है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।